तो हेलो मेरे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से कि बेटा लाइट रिएक्शन कैसे होता है। बेटा हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोएनर्जेटिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी मेडिकल की टेस्ट में इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो चैप्टर है बच्चों को समझ में भी थोड़ा कम आता है। अब ये जो चैप्टर है ना आपको बेटा, इसकी हर एक चीज़ को आपको याद रखना है और हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप याद करो। जैसे मेरे लेक्चर जो हैं 4-5 जो अपलोड हो चुके हैं आपके इस चैप्टर के, उन लेक्चर को पहले बेटा सुन लो, पहले उसको समझ लो अच्छी तरह से, उसको याद कर लो, फिर ये आपको टॉपिक आगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में हर एक चीज़ जो है ना वो लिंक्ड होती है सीरीज में। अगर आपको 2-3 शुरुआती एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो बीच वाली कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले हमने डिस्कस किया था बेटा कि प्लांट जो है, ये प्लांट है आपका, ये फोटोसिंथ करता है, और प्लांट फोटोसिंथ करने के लिए ज़मीन से लेता है पानी और हवा से लेता है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा लेता है स्टोमेटा के जरिए, और पानी लेता है जाइलम के जरिए। अब पानी और कार्बन से दोनों जो है ये चीज़ें, ये रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों आ जाती हैं प्लांट के लीफ के अंदर इस सेल में, और इस सेल को हम कहेंगे मेसोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल। अब सेल के अंदर बेटा एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब पानी और कार्बन से दोनों आते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पे बेटा जूम करते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका ऑर्गेनेल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये देखो, ये पड़ा है पानी H2O, और दूसरी चीज ये पड़ी है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मेरे बच्चे एक चीज याद रखना, आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो पहला रिएक्शन होता है उसका नाम है लाइट रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस डिवाइड है 2 प्रोसेस में। पहला प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरा प्रोसेस होता है इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये जो प्रोसेस है इसको अच्छी तरह से समझना है हमें, और ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। अब आपका यहाँ वाला आज का जो लेक्चर है, हो सकता है ये लेक्चर 1 घंटे का हो जाए, 1.25 घंटे का हो जाए, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये लेक्चर पूरा आपको देखना है, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर कोई रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ये लेक्चर आप देख लोगे, ये मेरी गारंटी है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फुल डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी रीजनिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बेटा। ये प्रोसेस है। अब इससे पहले आपको याद होना चाहिए क्लोरोफिल क्या होता है या सनलाइट क्या होती है। तो शुरू में हमने पढ़ा कि बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट ये दोनों चीजें लेता है। तीसरी चीज आती है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो होती है सनलाइट। सन, ये सूरज, उसकी रोशनी आती है। सनलाइट ड्यूअल नेचर की होती है, एक होती है इसकी वेव नेचर, दूसरी होती है पार्टिकल नेचर। वेव्स होती है, इस वेव्स के अंदर 7 किस्म की वेव्स होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाली प्लांट के अंदर ये आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 चीजें होती है बेटा, एक आपका ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है जो आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, जिसका नाम है थाइलेकॉइड। तीसरी चीज होती है स्ट्रोमा। अब आपका पानी जो यूज होगा वो थाइलेकॉइड पे होगा, और लाइट रिएक्शन जो शुरू होता है फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, वो शुरू होता है थाइलेकॉइड से। और डार्क रिएक्शन होता है यहाँ पानी के अंदर स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में जो पहली चीज यूज होती है वो बेटा होता है पानी। डार्क रिएक्शन में जो चीज यूज होती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों रिएक्टेंट अलग अलग प्रोसेस में यूज होते हैं। लाइट रिएक्शन में आपका पानी यूज होता है, और डार्क रिएक्शन के अंदर आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज। अब हम देखें तो बेटा आपका ये पानी जो होता है, पानी कैसे यूज होगा, लाइट रिएक्शन कैसे शुरू होगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम CO2 का रोल पढ़ेंगे, पानी का क्या रोल है, और प्रोडक्ट कौन सी बनती हैं, साइक्लिक फास्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक है, आपकी ATP कैसे बनती है, रिडक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फोटोलाइसिस वाटर कैसे होता है, ये सारे स्टेप। बाकी जो है ना लेक्चर्स वगैरह जो बनाते हैं उसमें वो काटते हैं, 10-10, 15-15 मिनट का लेक्चर बनाते हैं, उसमें वो शॉर्ट कर देते हैं चीज़ें। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा ये, पूरा डिटेल में 5-6 लेक्चर को हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ अच्छी से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते बेटा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इससे पहले हम थोड़ी चीज पढ़ते हैं, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। अब ये आपको पता होगा, कार्बन से गैस आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर रिडक्शन करती है,
और आपका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को जरिए ग्लूकोज बनाया जाता है, आपके प्लांट बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लूकोज तब बनाएगी जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन मिलेगा, और ये हाइड्रोजन देने वाला पानी होता है। पानी जो है ना बेटा यहाँ पे टूटता है तो पानी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो पानी ऑक्सीडेशन करता है, पानी टूटता है तो पानी से ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा लेता है पानी। 6 कार्बन से के मालिक्यूल, 12 पानी के मालिक्यूल लेता है पौधा। अब आगे चलकर ये पानी टूटेगा, पानी को तोड़ेगी सनलाइट, तो पानी से निकलेगा ऑक्सीजन एटम जो कि रिलीज होगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी बचेगा पानी का हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ, और इसके नतीजे में बेटा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये 3 तरह के एटम मिलेंगे तो इसके नतीजे में बनेगा ग्लूकोज। और 6 ऑक्सीजन के मालिक्यूल रिलीज होंगे, प्लस में 6 पानी के भी मालिक्यूल रिलीज होंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन थी, वो कंफ्यूजन ये थी कि ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन पड़ा है बेटा, ये ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन किसका है, पानी का है या कार्बन डाइऑक्साइड का है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट था वैन नील। वैन नील जो बंदा था इसने किया था एक्सपेरिमेंट 1930 के अंदर। इसने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट के ऊपर, 2 प्लांट लिए थे। इसने हाइपोथेसिस दिया था कि प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधा ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। वैन नील ने ये कहा था कि ये जो ऑक्सीजन गैस जो प्लांट रिलीज करता है ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये ऑक्सीजन गैस पानी की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती है। गैस जो रिलीज होती है ऑक्सीजन, ये पानी की होती है। इसका हाइपोथेसिस इस बेस के था ऊपर था कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन से गैस लेते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, पानी की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है ना बेटा ये रहते हैं सल्फर के चश्मों के अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड में रहते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत गर्म पानी के चश्मे होते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं गर्म चश्मों के अंदर, और वो बैक्टीरिया जो है पानी की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं। फिर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और बैक्टीरिया भी सनलाइट यूज़ करते हैं, और सनलाइट आके हाइड्रोजन सल्फाइड को तोड़ेगी, उसमें सल्फर गैस रिलीज होती है बैक्टीरिया में एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। तो याद रखना बेटा, बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है तो बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में सल्फर गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी बचा बैक्टीरिया के हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन, ये जाके मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ, और इसके नतीजे में बेटा बनेगा ग्लूकोज। तो ये होता है बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया जो है साथ में पानी भी रिलीज करते हैं, 6 मालिक्यूल वाटर के भी। तो ये सल्फर जो रिलीज होता है ना बैक्टीरिया में, ये सल्फर होता है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऐसे ही वैन नील ने कहा था कि जैसे बैक्टीरिया जो उसमें सल्फर रिलीज होता है और बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है एज ए रिएक्टेंट के तौर, ऐसे ही प्लांट के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे आता है H2O। जैसे यहाँ पे सल्फर रिलीज हुआ है, ऐसे इस पानी का ही ऑक्सीजन रिलीज होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अब इसने एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव भी की थी। इसने 2 प्लांट लिए, एक इसने प्लांट लिया था ये पहला प्लांट, एक लिया था दूसरा प्लांट, ये 2 प्लांट लिए। अब एक जो प्लांट था बेटा इसको इसने दिया कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन गैस है इसका लिया था आइसोटोप, हेवी आइसोटोप। ऑक्सीजन आपको पता है नॉर्मल ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। इसने जो CO2 जो है उसमें जो ऑक्सीजन ली थी वो ली थी हैवी एटम लिया था ऑक्सीजन का, C18 लिया था। क्लियर है, ताकि समझ पाए। अब हुआ क्या, जब आगे ग्लूकोज बना इस पौधे के अंदर प्लांट 1 में, तो ग्लूकोज जो बना बेटा उस ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन नॉर्मल नहीं थी, वो ऑक्सीजन थी 18 वाली। तो इससे ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो पानी की नहीं होती है, ये ऑक्सीजन असल में कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। क्लियर, तो इससे प्रूव हो गया कि ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सीजन पानी की नहीं है, ये ऑक्सीजन सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड की है। और प्लांट जब 6 मालिक्यूल रिलीज करता है ना वाटर के, जिसको ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कहते हैं, ये पानी भी जब इसने देखा तो उस पानी के अंदर भी हैवी ऑक्सीजन मौजूद था। तो इससे प्रूव हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन होता है आपके इस ग्लूकोज में, और दूसरा इस पानी में। पानी जो बनता है ना आखिर में बेटा, ये पानी, इस पानी का ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ऑक्सीजन ये दोनों आते हैं CO2 से। बाकी ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है पूरी की पूरी, ये सारी की सारी ऑक्सीजन इस पानी की होती है, वो वाटर की होती है। देखें 12 पानी के मालिक्यूल हैं,
एक पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो 12 पानी के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे? 12 होंगे। 12 के 12 पानी के ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बात आ रही है समझ में? 602, ये 6 मल्टीप्लाई है 2 से, 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 12 जवाब आएगा। 12 की 12 ऑक्सीजन पानी की रिलीज होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी जो पानी बनता है फोटोसिंथेसिस में एज ए वेस्ट प्रोडक्ट और ग्लूकोज बनता है यूजफुल प्रोडक्ट, इन दोनों में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेटा किसकी है? CO2 की है। ऐसे इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक और पौधा लिया, इस पौधे को इसने दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी नॉर्मल, और इसने पानी दिया, ये पानी था हैवी वाटर, और यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन था हैवी ऑक्सीजन, आइसोटोप था हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का, O18 था, ठीक है। तो इसने आगे दिखा कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है प्लांट के सेल से, ये ऑक्सीजन पूरी की पूरी हैवी ऑक्सीजन है। तो इससे प्रूव हो गया मेरे बच्चे कि ऑक्सीजन जो भी रिलीज होती है वो पानी की होती है, हैवी ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो रही है। बाकी जो ग्लूकोज बना यहाँ इस पौधे के अंदर, ये ग्लूकोज नॉर्मल बना था, और इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल थी, यानी कि ये CO2 की ऑक्सीजन नॉर्मल थी। तो इससे प्रूव हो गया कि पानी यूज होता है एज ए ऑक्सीडेशन के तौर। पानी जो है हाइड्रोजन डोनेट करता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी ऑक्सीजन ये जो उसकी रिलीज होती है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पानी यहाँ पे टूटता है तो पानी की ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन एटम लेता है और ये रिड्यूस होता है इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और इस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल या इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज या हेक्सोज या मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट या शुगर। और यही पूरा प्रोसेस, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस का बड़ा पहला स्टेप, जिसका नाम है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप है, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। बेटा लाइट रिएक्शन याद रखना यहाँ पे होता है थाइलाकोइड पे, और लाइट रिएक्शन में यूज होता है पानी और सनलाइट और पिगमेंट, और ये प्रोसेस होता है थाइलाकोइड पे। और लाइट रिएक्शन में लाइट यूज होती है, इस वजह से इसका नाम पड़ा लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में 2 चीजें बनेंगी, ATP NAD, यही ATP NAD जाके आगे CO2 के साथ मिलेंगी, और ये CO2 यहाँ पे पड़ी है स्ट्रोमा के अंदर, यहाँ पे ATP और NAD दोनों मिलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके नतीजे में स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो आपका डार्क रिएक्शन बेटा होता है स्ट्रोमा में, जहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड में होता है, जहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगी 2 चीजें, ATP और NAD, और एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ये आपका लाइट रिएक्शन है, जिसको डिटेल में शुरू करते हैं। तो बेटा ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लियर है? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड है, इसको हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। थाइलाकोइड है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ा था, वो लेक्चर आप थोड़ा देख लें, कल वाला फोटो सिस्टम जो है मेरा प्रीवियस लेक्चर, ताकि ये लेक्चर आपको समझ में आ जाए। तो मेरा लीजिए देखें बेटा, ये थाइलाकोइड है, ठीक है ना। थाइलाकोइड लेयर पे आपको पता होगा पिगमेंट के ग्रुप होते हैं बेटा, और ये पिगमेंट के 2 किस्म के ग्रुप होते हैं। पिगमेंट के ग्रुप्स को हम कहते हैं फोटोसिस्टम या PS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये पिगमेंट के ग्रुप के 2 टाइप में, एक होता है फोटोसिस्टम 2, एक होता है फोटोसिस्टम 1। आपका जो पिगमेंट का ग्रुप है फोटोसिस्टम 2 और 1, ये बने हुए बहुत सारे पिगमेंट्स के। कितनी पिगमेंट्स हैं? 250 से 400, 250 से 400 ये पिगमेंट्स होती हैं। इनके पिगमेंट के इस ग्रुप को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। ये भी फोटोसिस्टम है, क्लियर? और ये फोटोसिस्टम कहाँ पे मौजूद है बेटा? यहाँ पे देखो थाइलाकोइड पे। हर थाइलाकोइड के ऊपर ये पिगमेंट के ग्रुप मौजूद है 2 किस्म के, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। अब होता क्या है देखें बेटा, ये आया पानी, आपका पानी यहाँ होता है फोटोसिस्टम 2 के पास। अब फोटोसिस्टम 2 है ये थाइलाकोइड का, ये जो हिस्सा है ना छोटा सा हिस्सा, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, जूम किया है अच्छी तरह समझने के लिए। अब ये देखिए पानी है बेटा, अब होगा क्या, ध्यान देना। अब ये आपकी पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स क्या करेंगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, सूरज की रोशनी को, विजिबल लाइट को और फोटॉन को। सूरज की रोशनी आएगी, ये गिरेगी पत्ते के ऊपर, पत्ते में सेल है, सेल में ये क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये सनलाइट आई और सनलाइट बेटा गिरी थाइलाकोइड के ऊपर, थाइलाकोइड के ऊपर भी गिरती है, स्ट्रोमा पे भी सनलाइट गिरती है, पर स्ट्रोमा में सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रोमा में कोई पिगमेंट भी नहीं है ना बेटा। पिगमेंट जो है ये केमिकल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ये केमिकल सारे थाइलाकोइड लेयर पे होते हैं और ये ग्रुप में होते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं फोटोसिस्टम। तो आगे देखें, सनलाइट आई, सनलाइट गिरी यहाँ पे फोटोसिस्टम पे, और इस पिगमेंट्स ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। अब इस हिस्से को यहाँ पे जूम कर रहे हैं बेटा, देखें ये सनलाइट आई, ये देखो अब यहाँ पे ये सनलाइट आ रही है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान दे बेटा, अब ये सनलाइट आ रही है और ये सनलाइट जो है इसको जो है
आपका एब्जॉर्ब कौन करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा आपका ये पिगमेंट। अब ये सनलाइट आई, ये देखो ये सनलाइट आई, ये सनलाइट आई और सनलाइट ने इस पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब किया। अब ये जो पिगमेंट्स होती हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट है, इसको हम कहते हैं, इन पिगमेंट के ग्रुप को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट गैदरिंग पार्ट। ये पिगमेंट हमने कल पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में कि ये पिगमेंट हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और हाई एनर्जी वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी। या फिर ये मेन पिगमेंट है जिसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, क्लोरोफिल ए आपका मेन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, जहां से फोटोन शुरू होगा। ये जो पिगमेंट है इसको ये बाकी जो पिगमेंट से एनर्जी देंगे सनलाइट को ट्रांसफर करके, ठीक है बेटा। अब ये लाल कलर की पिगमेंट है ना, ये मेन पिगमेंट है, उस मेन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। बाकी जो पिगमेंट है ये आपकी ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है, ये आपकी एक्सेसरी पिगमेंट है, सपोर्टिव पिगमेंट्स हैं जो सपोर्ट करेंगी इस मेन पिगमेंट की, वो खतरनाक लाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो सनलाइट आई, सनलाइट यहाँ पे गिरी थाइलाकोइड पे और इस हिस्से को यहाँ पे हम जूम करें, ये देखो सनलाइट आई, ये गिरी, और सनलाइट को अगर वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर या आपकी वेवलेंथ है 670 नैनोमीटर, तो इस खतरनाक सनलाइट को लो वेवलेंथ वाली हाई एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी ये एक्सेसरी पिगमेंट। ये आपको ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, काले कलर दिखाई दे रही है, ये एक्सेसरी पिगमेंट है, ये इस खतरनाक लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और उसको रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, अब ये सूरज का किरण आ रहा है और बेटा इसकी वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर, कितनी है 680 नैनोमीटर। तो इस सूरज की किरणें को डायरेक्ट ये क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा और ये क्लोरोफिल सेंटर पे होता है, ये मेन क्लोरोफिल है, और इस मेन क्लोरोफिल को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर या मेन क्लोरोफिल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अब ये मेन क्लोरोफिल ए है, इसने 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो इस क्लोरोफिल के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एटम होता है सेंटर पे, ठीक है ना। तो जैसे ही सनलाइट गिरेगी क्लोरोफिल के हेड के ऊपर या मैग्नीशियम एटम पे, तो मैग्नीशियम एटम ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, और मैग्नीशियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैग्नीशियम एटम के ऊपर आपके क्लोरोफिल ए के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरेगी, ये क्लोरोफिल ए के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरी तो क्लोरोफिल ए आपका यहाँ पे डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरोफिल ए से पहले निकलते हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकले बेटा याद रखना क्लोरोफिल ए के मैग्नीशियम एटम से निकलते हैं पहले। मैग्नीशियम एटम होता है क्लोरोफिल के सेंटर पे, ऐसे मैग्नीशियम एटम होता है। ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन एटम, फिर इसमें पायरोल रिंगें होती हैं 4, इसको कहते हैं पोरफायर रिंग। अब यहाँ पे सनलाइट हुई, ये एब्जॉर्ब की मैग्नीशियम एटम ने, मैग्नीशियम एटम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। तो मैग्नीशियम एटम में होल पैदा हो गया है, होल, इसका शेल खाली हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली थी, ये एनर्जी सनलाइट ने दी है, सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं मेरे बच्चे। और हाई एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन शेल छोड़ देगा, एक्साइटेड होगा, निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, माना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की क्या हुई, क्लोरोफिल की या रिएक्शन सेंटर की ऑक्सीडेशन हुई। अब यहाँ से क्लोरोफिल जो है, यहाँ पे देखो ये क्लोरोफिल है, अब यहाँ से बेटा इस क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल में ये जंप मारेंगे ऊपर, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन थाइलाकोइड के ऊपर, ये ऊपर चले गए, बिल्कुल ऊपर, ये एक्साइटेड लेवल में आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए थाइलाकोइड के ऊपर, थाइलाकोइड के ऊपर बेटा इस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक रिसेप्टर होता है, ये थाइलाकोइड के ऊपर होता है। इस रिसेप्टर को हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इस रिसेप्टर का नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है बेटा, फियोफाइटिन। अब ये जो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ है, ये शुरू कहाँ से हुआ है, इस फोटो सिस्टम से, और बेटा इस फोटो सिस्टम का नाम है PS2, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 वो मेन पिगमेंट का ग्रुप है जो फोटोसिंथेसिस शुरू कर रहा है, लाइट क्रिएशन को शुरू कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। बात आ रही है बेटा समझ में। ऐसे आगे देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये फोटोसिस्टम 2 से निकला, फोटोसिस्टम 2 फोटोसिंथेसिस शुरू किया है, और फोटोसिंथेसिस जो है ये शुरू होता है 680 नैनोमीटर लाइट पे, और फोटोसिस्टम 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो कितनी एब्जॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर वाली। यहां से ये इलेक्ट्रॉन 2 निकले, ये ऊपर गए, इस चीज को यहाँ पे हम जूम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहां से देखो ये थाइलाकोइड लेयर पे आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ये ऊपर गए, ये थाइलाकोइड लेयर पे ये एक इलेक्ट्रॉन को उठाने वाला कैरियर प्रोटीन है, इसका नाम है फियोफाइटिन, ठीक है बेटा। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन लिए, तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, पहले जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आपके क्लोरोफिल के मैग्नीशियम एटम से, उन इलेक्ट्रॉन को लेने वाला जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है बेटा, इसका नाम है फियोफाइटिन।
और मेरे बच्चे याद रखना, फियोफाइटिन कोई प्रोटीन नहीं है, फियोफाइटिन एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, एक चर्बी का मॉलिक्यूल है। और ये चर्बी का मॉलिक्यूल कोई नहीं है, ये भी एक क्लोरोफिल है। और ये कौन सा क्लोरोफिल है? ये क्लोरोफिल ए होता है, स्पेशल क्लोरोफिल ए है, और इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए। और ये जो क्लोरोफिल ए होता है ये बेटा डार्क कलर का होता है, डार्क कलर का। फियोफाइटिन एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, पिगमेंट है, चर्बी है, टर्पेनॉइड्स है। और ये टर्पेनॉइड्स ये बनी हुई है कैरोटीनॉइड से ये, और ये बनी हुई है बेटा आपके आइसोप्रोनाइड लिपिड्स की, ठीक है ना। और ये फियोफाइटिन जो है ये डार्क कलर की होती है। फियोफाइटिन चर्बी है और ये बनी हुई है 55 कार्बन के एटम, 74 हाइड्रोजन के एटम की, और 4 नाइट्रोजन के एटम, और 5 इसमें होते हैं ऑक्सीजन के एटम। ये फियोफाइटिन का फार्मूला है। फियोफाइटिन एक ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसमें मैग्नीशियम एटम मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको हम कहते हैं स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो यहाँ ऊपर पड़ा है थाइलाकोइड में, जो इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा। नीचे आपकी फोटोसिस्टम 2 है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, उस इलेक्ट्रॉन को कैच किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। हाई एक्साइटेड लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आए थे ना, तो हाई एक्साइटेड लेवल पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला फियोफाइटिन है, जो डार्क कलर की पिगमेंट है। अच्छा जी, तो ये पड़ा है आपका फियोफाइटिन। अब इलेक्ट्रॉन आ गया है हाई एक्साइटेड लेवल में, अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, अब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी खत्म होगी। जैसे आप किसी बाल को यूं जब ऊपर फेंकेंगे ना बेटा, आप एनर्जी लगाओगे, बाल एक हद तक ऊपर जाएगा। यूं समझो बाल एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जैसे एनर्जी मिली तो बाल ये ऊपर गया, यहां से आया यहां तक। अब ये थी हाई एक्साइटेड लेवल, हायर एक्साइटेड लेवल थी बाल की। फिर बाल नीचे आएगा लो एक्साइटेड लेवल, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही बेटा यहां से ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लिया फियोफाइटिन ने, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे लेगा इसको दूसरा रिसेप्टर जिसको कहते हैं प्लास्टोक्विनोन। ये इसके नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लो एक्साइटेड अब नीचे आ रहा है। तो इसके बाद जो थाइलाकोइड पे रिसेप्टर होगा ये पड़ा है, इसका नाम है, ये हम जूम किया है, इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, ठीक। प्लास्टोक्विनोन के बाद ये एक और रिसेप्टर आएगा जो इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसका नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसके बाद चौथा एक रिसेप्टर आएगा, इसका नाम है प्लास्टोसियानिन, आखिरी रिसेप्टर है आपके फोटोसिन 2 का। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल यहाँ पे लो एक्साइटेड लेवल आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी खत्म हो गई है। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा आके एक और फोटो सिस्टम, एक और पिगमेंट का ग्रुप होता है, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 1 ये पड़ा है, इसको यहाँ पे जूम किया है। ये आखिर में इलेक्ट्रॉन दोनों आगे लो एक्साइटेड लेवल में। फिर से फोटो सिस्टम 1 भी सनलाइट इब्दा करता है, और ये भी बेटा बना हुआ है रिएक्शन सेंटर का और एंटीना कॉम्प्लेक्स का, सेम ही होती है इसमें पिगमेंट। और ये जो इब्दा करता है मैक्सिमम लाइट 700 नैनोमीटर वाली, बात आ रही है समझ में। तो इसका क्लोरोफिल ए भी सनलाइट इब्दा करेगा, और ये भी आगे इस इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी देगा। फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन हाई एक्साइटेड लेवल में आएंगे। तो यहाँ पे देखें ये फोटोसिस्टम 1 है आपका, ये भी सनलाइट इब्दा करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे, फिर से ये थाइलाकोइड लेयर पे एक और कैरियर प्रोटीन होगा, और ये कैरियर प्रोटीन होता है आपके PS1 का। और ये PS1 का ये कैरियर प्रोटीन, इसका नाम है FeS, फेरस सल्फेट, या इसको हम कहेंगे बेटा आयरन सल्फेट। ये कैरियर प्रोटीन होता है। ये कैरियर प्रोटीन फिर आगे इलेक्ट्रॉन देगा एक और कैरियर प्रोटीन को, ये थाइलाकोइड पे पड़ा है प्रोटीन, इसका नाम होता है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन फिर आखिर में ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा NAD को, तो आखिरी जो रिसेप्टर है वो NAD है। ये था आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे एक बात समझ गए हैं, शुरू में फोटोसिंथेसिस में जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम एटम के होते हैं, और मैग्नीशियम में होल पैदा हो गया है। अब इस होल को कंप्लीट करने के लिए, मैग्नीशियम एटम टूट ना जाए, क्लोरोफिल डैमेज ना हो जाए, इसके होल को पूरा करने के लिए बेटा आपका यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है रिएक्शन सेंटर, इसके करीब एक स्पेशल चीज होती है। ये रही स्पेशल चीज, इस स्पेशल चीज का नाम होता है मैग्नीज क्लस्टर, Mn। ये मैग्नीज क्लस्टर होता है, यहाँ पे स्पेशल एंजाइम होते हैं, और यहाँ पे कैल्शियम भी होता है, ये एंजाइम भी होते हैं, और मैग्नीज होते हैं, मैग्नीज एटम। ये सारी चीजें यहाँ पे गुच्छे की फॉर्म पड़ी, इसको कहते हैं मैग्नीज क्लस्टर। अब ये मैग्नीज क्लस्टर क्या करेंगे, इस आपके क्लोरोफिल ए के 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं ना, इसको पूरा करने के लिए, भरपा करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए ये मैग्नीज क्लस्टर जो है ना पानी को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? पानी को। अब ये पानी पड़ा है, ये पड़ा है H2O, इस पानी को कौन तोड़ेगा बेटा? मैग्नीज क्लस्टर। कैसे? देखो, फिर से सनलाइट आएगी, सनलाइट गिरेगी,
आपकी इस थालिकॉइड लेयर पे, थालिकॉइड लेयर पे ये फोटोस्टॉम 2 पड़ा है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो सनलाइट आई, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया फोटोस्टॉम 2 ने, वही फोटोस्टॉम ये पड़ा है थालिकॉइड पे। अब ये फोटोस्टॉम 2 जो है ये एनर्जी देगा मैग्नीज क्लस्टर को, और ये मैग्नीज क्लस्टर ये सनलाइट की एनर्जी लगा लेगा पानी के ऊपर। तो पानी यहाँ पे टूट जाएगा, पानी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, पानी यहाँ पे टूटेगा बेटा, पानी टूटेगा तो पानी से निकलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी की यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई, पानी टूट गया है। ये था आपका स्टेप नंबर 1 फोटोसिंथेसिस के लाइटेशन का, जिसका नाम है फोटोलाइसिस वाटर। फोटो का मतलब है सनलाइट, लाइसिस का मतलब है तोड़ना। यहाँ पे देखें सनलाइट ने बेटा पानी को तोड़ा है, और पानी जो टूट रहा है ये थालिकॉइड लेयर पे टूट रहा है। पानी को तोड़ने वाली सनलाइट है, सनलाइट ने किसकी मदद से पानी को तोड़ा बेटा? फोटोस्टॉम 2 की मदद से, आपके मैग्नीज क्लस्टर की मदद से। सनलाइट की ही यही एनर्जी यूज हुई है पानी को तोड़ने में, पानी को ऑक्सीडेशन करने में। पानी यहाँ पे टूटा थालिकॉइड पे, और इसी को ही हम कहते हैं फोटोलाइसिस वाटर। तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर एट PS2, फोटोस्टॉम 2 पे पानी टूटता है, और फोटोस्टॉम 2 को इस वजह से हम मेन फोटोस्टॉम कहते हैं, क्योंकि यही वो मेन आपका सिस्टम है, पिगमेंट का गुच्छा है, ग्रुप है, जो पानी को भी तोड़ता है, मैग्नीज क्लस्टर होता है, सनलाइट को भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, और यही वो फोटोस्टॉम 2 है मेन, जिससे आपका फोटोसिंथेसिस शुरू होता है। फोटोसिंथेसिस शुरू यहीं से हो गया है, इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने से। बात आ रही समझ में? यही है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, और ये लाइट रिएक्शन, इसमें लाइट इन्वॉल्व होती है। क्लियर है? अच्छा, अब ये पानी टूटा, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन तो ये वेस्ट निकल जाएगा, ये वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन ये निकला, ये वेस्ट प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चे समझ आ रही है बात? अब ऑक्सीजन जो निकल रहा है यहाँ पे, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में आप पढ़ते हैं ना, ये ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस में बनता है? लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में? ये ऑक्सीजन बेटा बनता है लाइट रिएक्शन में। और ये ऑक्सीजन कहाँ बना? थालिकॉइड पे, स्ट्रोमा पे। ये थालिकॉइड पे बना। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे बना? फोटोस्टॉम 2 की वजह से, फोटोस्टॉम 1 की वजह से। ये बना ऑक्सीजन का, ये वेस्ट प्रोडक्ट फोटोस्टॉम 2 की वजह से। क्यों बना ऑक्सीजन? क्योंकि पानी टूटा है। क्यों तोड़ा गया पानी को? क्योंकि पानी के अंदर एटम में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेने, इस मैग्नीशियम को स्टेबल करने के लिए। मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, मैग्नीशियम के होल को फिल करना है। क्लियर है बात ये? और पानी को तोड़ना जा रहा है इस एनर्जी के जरिए, इस एनर्जी का नाम है सनलाइट। क्लियर बेटा? अच्छा जी, तो ये पानी टूट गया, अब ऑक्सीजन वजह से वेस्ट निकल गया। तो याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि फोटोसिंथेसिस में पहली कौन सी चीज बनती है, वेस्ट प्रोडक्ट या यूजफुल प्रोडक्ट, तो फोटोसिंथेसिस में पहले वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अभी ग्लूकोज कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है बनता हुआ, अभी ये वेस्ट प्रोडक्ट बना है पहला, और ये पहले वेस्ट प्रोडक्ट का नाम ही है ऑक्सीजन। तो फोटो मेरा बेटा शुरू जो होता है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ शुरू होता है। फोटो से स्टार्ट होते ही पहले ही फुर्सत में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जिसका नाम है ऑक्सीजन। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 प्रोटॉन निकलेंगे। ये रहे हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन। अब ये जो पानी टूटा है बेटा, ये पानी कहाँ टूटा है? थालिकॉइड लेयर के अंदर ल्यूमेन में टूटा है। ये देखिए थालिकॉइड लेयर बाय लेयर होती है, ये थालिकॉइड लेयर की एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। इसके अंदर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं ल्यूमेन बेटा, ये ल्यूमेन है, थालिकॉइड लेयर का स्पेस है। आपका पानी यहाँ टूटा ल्यूमेन के अंदर। अच्छा, तो ये आपके फोटोसिंथेसिस 2 ने यहाँ पे पानी को तोड़ा, पानी के प्रोटॉन सारे ये अंदर पड़े ल्यूमेन में, प्रोटॉन सारे ल्यूमेन में पड़े, थालिकॉइड लेयर के अंदर पड़े, स्टोर हो रहे हैं। तो प्रोटॉन जो है, ये देखो ये फोटोस्टॉम 2 है बेटा, यहाँ पे आपकी सनलाइट आई, ये एब्जॉर्ब की, और फोटोस्टॉम 2 ने सनलाइट आ गई पानी पे, पानी टूट गया। ये आपकी थालिकॉइड लेयर है, थालिकॉइड लेयर के अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम यहाँ पे जूम करते हैं। ये बाहर वाला हिस्सा, ये स्ट्रोमा, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पानी टूटा, पानी से क्या निकला? पानी से ऑक्सीजन निकला, ये वेस्ट प्रोडक्ट। बाकी पानी का हाइड्रोजन एटम है, जो प्रोटॉन है वो ये पड़ा है, और ये प्रोटॉन कहाँ पड़ा है? ल्यूमेन के अंदर। ये देखें ल्यूमेन यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो स्टोर हो रहे हैं, तो प्रोटॉन ये अंदर पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी बचे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इस क्लोरोफिल ए के पास, रिएक्शन सेंटर के पास, और इसके होल को फिल करेंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आगे, फिर से सनलाइट आएगी, गिरेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक्साइटेड होंगे, तो फिर से मैग्नीशियम एटम में होल पैदा होगा, फिर से इस होल को फिल किया जाएगा, अगेन एक पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, अगेन पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन निकलेगा, इधर वेस्ट,
हाइड्रोजन क्रिएट होगा, हाइड्रोजन फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये तब तक ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक सनलाइट गायब नहीं हो जाती या शाम नहीं हो जाती, तब तक फोटोन प्रोसेस चलता रहेगा। बात आ रही समझ में बेटा? अच्छा, एक इस पानी को तोड़ने के लिए कितने फोटान चाहिए ये याद रखना बेटा, 4 फोटान, 4 फोटान, 4 फोटान बेटा यूज होते हैं पानी को तोड़ने के लिए। कितने फोटान? सनलाइट के 4 फोटान पानी को तोड़ने के लिए यूज होते हैं। पानी टूट गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, फिर से सनलाइट आएगी, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइटेड होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, तो इसको ऊपर ये प्राइमरी एक्सेप्टर पड़ा है जिसका नाम है फियोफाइटन, ये इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा। ये इलेक्ट्रॉन आए ऊपर, अब ये इलेक्ट्रॉन आएगा नीचे लोअर साइड लेवल में, तो इसका दूसरा एक्सेप्टर होगा, इसको हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन। बेटा प्लास्टोक्विनोन ये सेकंड रिसेप्टर है। प्लास्टोक्विनोन कोई प्रोटीन नहीं है, ये भी एक लिपिड होता है बेटा। और प्लास्टोक्विनोन जो है ये लिपिड है, चर्बी है, और इसका कलर होता है रेड कलर की, ये चर्बी है, ये भी पिगमेंट है, ये भी लिपिड है बेटा। और प्लास्टोक्विनोन जो है इसके टाइप होते हैं, प्लास्टोक्विनोन ए, प्लास्टोक्विनोन बी, प्लास्टोक्विनोन सी। ये प्लास्टोक्विनोन है ना, ये से 3 किस्म के यहाँ पे होते हैं, प्लास्टोक्विनोन ए, बी, सी। अपने बुक्स में 2 किस्म का लिखा हुआ है, ए और बी, डायग्राम आप देखना वहां पे लिखे पड़े हैं। तो 3 किस्म के प्लास्टोक्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, ठीक है ना, ये लो एक्साइड लेवल आ रहे। तो क्या हुआ, ये था आपका फोटोस्ट्रम 2, इसने पानी को तोड़ा, पानी से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन देखे ऊपर भाग रहे हैं, ये ऊपर आ गए था लिक्विड पे। यहाँ पे आया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फियोफाइटन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर आया जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद आगे आगा एक और रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर का ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, कॉम्प्लेक्स है ये 4 किस्म के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं साइटोक्रोम बी, एफ, F6 सो ऑन। और ये जो होते हैं साइटोक्रोम, ये प्रोटीन होता है बेटा, और ये प्रोटीन होता है रेड कलर का प्रोटीन, ठीक है ना। और ये तीसरा नंबर एक्सेप्टर है जो इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन से लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये देखें ये पड़ा, ये प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक। अच्छा, प्लास्टोक्विनोन जो है बेटा ये बना हुआ है आपके कौन से एटम का? प्लास्टोक्विनोन बेटा ये बना हुआ है आपका ओवरऑल लिपिड का बना हुआ है, ये एक चर्बी है, ठीक है, और ये भी एक चर्बी है, ये दोनों बातें याद रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चले तो आपका साइटोक्रोम जो है ये प्रोटीन है, ये बात याद रखना, ये क्या है? एक प्रोटीन है। साइटोक्रोम बना हुआ है आयरन का और सल्फर का, ये बात याद रखना। साइटोक्रोम किसका बना हुआ है? आयरन का और सल्फर का बना हुआ है ये। और ये साइटोक्रोम जो होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा एक कैरियर प्रोटीन होता है साइटोक्रोम। ये फिर आगे इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसियानिन को। प्लास्टोसियानिन आखिरी एक्सेप्टर है आपके फोटोस्ट्रम 2 का। तो ये आखिरी एक्सेप्टर आ गया, ये आ गया आखिरी एक्सेप्टर, इसका नाम है पीसी, प्लास्टोसियानिन। अब इलेक्ट्रॉन आ गया है लो एक्साइटेड, अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई है, दोनों इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पीसी प्लास्टोसियानिन देगा फोटोस्ट्रम 1 को। प्लास्टोसियानिन जो है ना बेटा ये प्रोटीन है, याद रखना। और ये जो प्रोटीन होता है आपका प्लास्टोसियानिन, ये ब्लू कलर का प्रोटीन है बेटा। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। और प्लास्टोसियानिन क्या है बेटा? ये कैरियर प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन को उठाता है, साइटोक्रोम से लेता है, ऑक्सीडेशन करता है या रिडक्शन। पहले लेगा तो इसने ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की, फिर आगे जब देगा तो तब हम कहेंगे कि इसने ऑक्सीडेशन की। अच्छा, तो ये प्रोटीन है, ब्लू कलर का है बेटा। और ये जो प्रोटीन है ये बना हुआ है कॉपर का बना हुआ है, ये भी आप याद रखना। अब ये आगे देगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक और फोटोस्ट्रम को जिसका नाम है फोटोस्ट्रम 1। अच्छा, फोटोस्ट्रम 1 के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फोटोस्ट्रम 1 भी सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, थालीकॉइड के ऊपर जंप मारेंगे। ये देखो ये फोटोस्ट्रम 2 ये पड़ा है, ये भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइड होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर दौड़ेंगे थालीकॉइड पे। यहाँ पे एक और एक्सेप्टर आएगा फोटोस्ट्रम 1 का जिसका नाम है फेरस सल्फेट। ये एक आयरन है बेटा। फेरस सल्फेट प्राइमरी एक्सेप्टर है आपके PS1 का, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हाई एक्साइटेड में, फिर से इलेक्ट्रॉन लो एक्साइटेड में आ गए, एनर्जी खत्म हो गई। जैसे बाल फिर नीचे आएगा ना ऊपर जब उड़ाएंगे, ऐसे लो एक्साइटेड में आ गए, फिर से आगे एक और एक्सेप्टर आएगा यहाँ पे आपकी थालीकॉइड पे। इस एक्सेप्टर को यहाँ पे जूम करें, इसका नाम है फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन बेटा ये प्रोटीन है, ये एक आपका कैरियर प्रोटीन है, और ये बना हुआ है आयरन का और सल्फर का। आयरन का और सल्फर का प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के अंदर आयरन भी है, सल्फर भी है, ठीक। फेरिडॉक्सिन फिर आगे ये इलेक्ट्रॉन देगा NAD को। NAD बेटा ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है,
NAD, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बात है? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से ले लेगा NAD। तो देखें बेटा, कैरियर प्रोटीन क्या कर रहे हैं सारे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटिन लिया, तो फियोफाइटिन ने क्या की, फियोफाइटिन ने रिडक्शन की, इलेक्ट्रॉन को लिया, और फियोफाइटिन ने रिडक्शन की, आगे ऑक्सीडेशन करेगा, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोक्विनोन को, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन होगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसकी अब ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी रिडक्शन होगी, फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो इसकी नहीं ऑक्सीडेशन होगी, इसकी रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऐसे चलती रहती है कैरियर प्रोटीन की। अब बुक में ये लिखा हुआ है बेटा आपके टोटल ये जो कैरियर प्रोटीन ये फोटोस्ट्रम 2 है इनके अंदर 4 किस्म के कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी टूटने के बाद दूसरा स्टेप होता है आपके लाइटेशन का। इस दूसरे स्टेप को हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, बात आ रही है समझ, ये चेन बन रही है पूरी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करिए। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू कहां से होती है, फोटोस्ट्रम 2 से। फोटोस्ट्रम 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हुई, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आगे कंटिन्यू हुई, फियोफाइटिन, फिर बाद में आया प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन के बाद इलेक्ट्रॉन गया फोटोस्ट्रम 1 के पास, फिर यहां से एक्साइटेड हुआ इलेक्ट्रॉन तो आगे गया फेरस सल्फेट के बाद, फिर फेरिडॉक्सिन, फिर आखिर में आया NAD। ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेटा। तो पहला स्टेप क्या होता है लाइट्रिएशन का, फोटोलाइस ऑफ वाटर। लाइट्रिएशन शुरू होता है पानी के टूटने से, पानी के टूटने से फोटो शुरू हुआ है, लाइट्रिएशन शुरू हुआ, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या बेटा, PS2 से शुरू हुई, आगे फियोफाइटिन, फिर इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्विन के पास, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसियानिन के पास। ये आपके 1 2 3 4 ये बेटा कैरियर प्रोटीन होते हैं फोटोसिस्टम 2 के। फोटोस्ट्रम 1 के कितने कैरियर प्रोटीन है, वो 2 होते हैं बेटा, एक है फेरस सल्फेट, एक है फेरिडॉक्सिन। NAD को हम फोटोस्ट्रम 1 का कैरियर प्रोटीन नहीं कहेंगे क्योंकि ये अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये अलग चीज है, स्टोमा से आता है ये। हम कैरियर प्रोटीन उसी को कहेंगे जो हमेशा के लिए थाइलाकोइड में मौजूद हो। NAD थाइलाकोइड में मौजूद नहीं होता है, इसको आगे पढ़ते हैं। तो फोटोस्ट्रम जो 2 है उसके टोटल 4 कैरियर प्रोटीन ये रहे। पहला इसका फियोफाइटिन, आखिरी एक्सेप्टर इसका PC है, ठीक है। फोटोस्ट्रम 1 के 2 एक्सेप्टर हैं, फेरस सल्फेट और फेरिडॉक्सिन। अच्छा, अब हम ओवरऑल देखें तो बेटा ये जो प्रोसेस हुआ ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये आपके सारे इलेक्ट्रॉन मूव हुए। अब आखिर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ले लेगा NAD। चलो भाई अब हम देखें तो इतना झमेला क्यों हुआ भाई, इस इलेक्ट्रॉन को क्यों उतना दौड़ाया जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे NAD आ जाता, खाम खा ये डायरेक्ट NAD यहाँ पे आ जाता, फोटोस्ट्रम 2 के पास हाइड्रोजन को उठा लेता, जान छूट जाती ना, हमें इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके पीछे भी बड़ा रीजन है, एक कहानी है। कहानी ये कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों दौड़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन इस वजह से दौड़ रहे थे ताकि ATP बन सके। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ है ATP बनाने के लिए, ATP एनर्जी बनाने के लिए, क्योंकि ATP डार्क रिएक्शन को आगे शुरू करेगी। तो ATP कैसे बनती है, देखो बेटा ये आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर थाइलाकोइड लेयर के ऊपर दौड़ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देखो ये थाइलाकोइड के ऊपर दौड़ रहे थे, ये ऐसे। प्रोटॉन आपके ल्यूमिन के अंदर थे, ठीक है, प्रोटॉन आपके ल्यूमिन के अंदर थे। अब ये प्रोटॉन जो है ल्यूमिन के अंदर, ल्यूमिन को यहाँ पे जूम किया, ये देखो ये प्रोटॉन ल्यूमिन है, थाइलाकोइड के अंदर स्पेस होता है, यहाँ पे सारे प्रोटॉन पड़े। ये प्रोटॉन किसके, पानी के टूटने वाले, पानी के। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोस्ट्रम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, प्लास्टोक्विनोन ने लिया, फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम ने इलेक्ट्रॉन दिया प्लास्टोसियानिन को, प्लास्टोसियानिन ने इलेक्ट्रॉन दिया फोटोस्ट्रम 1 को, फोटोस्ट्रम 1 ने फिर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, फिर से इसको लिया आगे फेरस सल्फेट ने, फेरस सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन आगे दिया फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन दिया आखिर में NAD को। क्लियर, तो आखिर में इलेक्ट्रॉन को लेने वाला NAD है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहा था ना बेटा, इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लॉस हो रही थी, एनर्जी लॉस हो रही थी। और यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये देखो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो रही थी। ये इलेक्ट्रॉन में एनर्जी कहां से आई थी, सनलाइट से आई थी, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हुई और यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आती है आपके इस प्रोटॉन के अंदर, पानी के इस प्रोटॉन के अंदर। ये प्रोटॉन पड़े अंदर और यही प्रोटॉन जो है आखिर में इसको ATP सिंथेस चैनल होता है, वो बाहर निकलेगा प्रोटॉन में और इसमें ATP बनेगी। कैसे, देखो बेटा, देखो प्रोटॉन अंदर पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर दौड़ रहा है, प्रोटॉन अंदर पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये लॉस हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को गेन कर रहा है प्रोटॉन, ठीक है। अब ये प्रोटॉन जो है
आखिर में ये आपकी थाइलाकोइड लेयर में एक सोराख होता है, चैनल होता है। ये इस चैनल को हम कहते हैं एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स। और ये देखो आखिर में ये पड़ा है चैनल, इसका नाम है एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हिस्सा है छोटा सा, इस हिस्से को हमने यहाँ पे जूम किया है। ये देखें प्रोटॉन अंदर पड़े ल्यूमिन में, ये ल्यूमिन है, इसमें प्रोटॉन पड़े हैं पानी के। इन प्रोटॉन को ये पंप करेगा आपका एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ज्यादा कहाँ होते हैं? ल्यूमिन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होते हैं। तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हायर होती है ल्यूमिन में, माना प्रोटॉन ल्यूमिन में थाइलाकोइड लेयर के अंदर ज्यादा होते हैं, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होते हैं। तो माना हम कहेंगे कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लो है और थाइलाकोइड लेयर के अंदर प्रोटॉन कंसंट्रेशन हायर है, क्योंकि प्रोटॉन पैदा यहाँ पे होते हैं, पानी यहाँ पे टूट रहा है, पानी के सारे प्रोटॉन ल्यूमिन के अंदर स्टोर होते हैं, ल्यूमिन के अंदर ही पानी टूटता है, ठीक है बेटा, थाइलाकोइड के अंदर। अच्छा, अब प्रोटॉन की एनर्जी आई है, ये एनर्जी प्रोटॉन में कहां से आई? इलेक्ट्रॉन से। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन की प्रोटॉन है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन को पंप करेगा एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये बेटा एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन को लेगा ल्यूमिन से और ये प्रोटॉन को बाहर निकालेगा स्ट्रोमा में। और इस एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स के आखिर में ये दो चीजें होती हैं, एक होती है अटैच एटीपी और एक होता है फास्फेट। ये एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स है और ये एक्टिव तब होगा जब इसको प्रोटॉन मिलेगा। एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स टोटल बेटा 3 प्रोटॉन पंप करेगा, तब बनाएगा एक एटीपी। याद रखना ये बात, एक एटीपी को बनाने के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए? एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स को 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 3 ये प्रोटॉन जो है ये यूज होंगे। और इस प्रोटॉन में कहां से एनर्जी आई है? ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिली? सनलाइट से, फोटोस्ट्रम 2 के जरिए। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके हैं? पानी के हैं। पानी के कौन से एटम के? हाइड्रोजन एटम के। क्लियर है बात है? तो ऊपर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, नीचे इसे प्रोटॉन चलता है। अच्छा, इस प्रोटॉन को फिर ल्यूमिन से निकालेगा एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये देखो कितने प्रोटॉन, 1 2 3 जब प्रोटॉन निकलेंगे तो 3 प्रोटॉन इतनी एनर्जी देंगे कि जिस एनर्जी से एडीपी और ये फास्फेट का बॉन्ड बन सके। फिर एडीपी और फास्फेट दोनों आपस में मिल जाएंगे इस प्रोटॉन की एनर्जी के जरिए। फिर एडीपी और फास्फेट जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा एनर्जी का मॉलिक्यूल जिसका नाम है एटीपी। तो लाइट रिएक्शन बेटा क्या बना है? एटीपी। एटीपी को किसने बनाया? आपके एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स ने। एटीपीएस सिंथेस कॉम्प्लेक्स से कहां से एटीपी बनाई? प्रोटॉन की एनर्जी से। कितने प्रोटॉन से एक एटीपी बनती है? 3 प्रोटॉन से। और ये प्रोटॉन कहां से पंप हुए? ल्यूमिन से स्ट्रोमा में। और ये प्रोटॉन जो मूव हो रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस। बेटा क्या कहते हैं? ये जो प्रोटॉन पंप हो रहे हैं या ल्यूमिन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई है और ये बाहर स्ट्रोमा यहाँ पे लो है, तो प्रोटॉन मूव हो रहे हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी प्रोसेस को कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस कॉल्ड कीमियोऑस्मोसिस। तो बेटा आपकी एटीपी बनती है, एटीपी कौन से प्रोसेस से बनती है मेरे बच्चे? एटीपी बनती है कीमियोऑस्मोसिस प्रोसेस से। कीमियोऑस्मोसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है? थाइलाकोइड पे। किसकी मदद से होता है? प्रोटॉन की मदद से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से, और इसी में एटीपी बनती है। अब ये जो एटीपी बनी है, इस एटीपी के बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब है सनलाइट या फोटोसिंथेसिस। ये एटीपी कौन से प्रोसेस बनी है? फोटोसिंथेसिस में। और इस एटीपी में जो एनर्जी आई है कहां से आई है? एक्चुअली सनलाइट से आई है ना बेटा। सनलाइट की एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइटेड हुए, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को गेन किया प्रोटॉन ने, फिर प्रोटॉन ने ये एनर्जी दी एटीपी सिंथेसिस को, एटीपी सिंथेसिस ने ये एनर्जी दी एडीपी और फास्फेट को, इसके नतीजे में एटीपी बना। तो इस एटीपी के बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं स्टेप नंबर 3 लाइट रिएक्शन का। इसका नाम है फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब सनलाइट के जरिए, फास्फोरिलेशन का लफ्ज का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय सनलाइट, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसी को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें क्या बनती है बेटा? एटीपी। और एटीपी बनी है, इस प्रोसेस को कहेंगे कीमियोऑस्मोसिस। ये प्रोटॉन जब पंप हुए ना, इस पंप को हम कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस। क्लियर? अब आखिर में होगा चौथा स्टेप जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ एनएडी। आखिर में देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को एनएडी ले लेगा बेटा। ये देखो अब ये रहा आपका एनएडी, आखिर में देखो एनएडी ये आया और ये पड़ा है आपका, यहाँ पे बनाते हैं ये एनएडी है, और ये पड़ा है आपका एटीपीएस सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। अब ये प्रोटॉन जो है ये कहाँ आए? स्ट्रोमा के अंदर आए हैं। इलेक्ट्रॉन पड़े हैं थाइलाकोइड पे, प्रोटॉन पड़े हैं स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा के अंदर।
अब NAD जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से उठाता है, याद रखना NAD इलेक्ट्रॉन उठाता है थाइलेक्वाइड से, फेरोडॉक्सिन से लेता है। ये जो आखिरी एक्सेप्टर था ना, इसका नाम था फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देगा NAD को, क्लियर है। अब ये NAD ये इलेक्ट्रॉन लेगा, प्रोटॉन NAD कहां से लेता है मेरे बच्चे, याद रखना प्रोटॉन NAD स्ट्रोमा से लेता है। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम बना हुआ हाइड्रोजन एटम उठा लेगा NAD, तो इसको हम क्या कहेंगे, NAD की रिडक्शन हो रही है, NAD एटम ले रहा है, और NAD एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है थाइलेक्वाइड से, प्रोटॉन ये आपके स्ट्रोमा के लेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिलेंगे तो हाइड्रोजन एटम बन जाएगी। एक NAD बेटा उठाता है 2 हाइड्रोजन एटम, तो NAD रिड्यूस होगा इनटू NADPH2 में। ये था आपका पूरा लाइट रिएक्शन, क्लियर है बात ये। अब देखें लाइट रिएक्शन बेटा कौन सी चीज यूज हुई, रिएक्टेंट कौन से थे लाइट रिएक्शन में मेरे बच्चे, लाइट रिएक्शन के रिएक्टेंट थे ये रहे, पानी था। लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट पानी था। दूसरा कौन सा रिएक्टेंट था, NADP। तीसरा रिएक्टेंट कौन सा था, सनलाइट थी। सनलाइट, पानी, NAD, पिगमेंट्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, ये सारे थे रिएक्टेंट। सनलाइट ने पानी तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं होता है, कार्बन से यूज होता है डार्क रिएक्शन में, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, तो ये दोनों तीनों चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं। पानी को तोड़ा सनलाइट ने, और ये प्रोसेस होता है थाइलेक्वाइड पे हुआ, और ये थाइलेक्वाइड के हुआ पिगमेंट की मदद से, और इसके नतीजे में देखें लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट कौन सी बनी बेटा, प्रोडक्ट 3 बनी है लाइट रिएक्शन में। एक वेस्ट प्रोडक्ट बनी जिसका नाम है ऑक्सीजन, एक वेस्ट प्रोडक्ट बनी जिसका क्या नाम है ऑक्सीजन, एक यूजफुल प्रोडक्ट बनी है जिसका नाम है ATP, एक और यूजफुल प्रोडक्ट बनी है जिसका नाम है NAD। तो 2 ये बनी है बेटा यूजफुल प्रोडक्ट, और एक बनी है वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपके लाइट रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट बनती है, 3। ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ATP और NAD ये 2 मेन एनर्जी की फॉर्म है जो लाइट रिएक्शन से बनी है। यही था मकसद लाइट रिएक्शन करने का, ATP NAD बनाने का। अब ये ATP NAD दोनों यहाँ थाइलेक्वाइड पे बनी, अब यही ATP यही NAD अब नीचे आएंगी थाइलेक्वाइड से, ये ATP और ये NAD दोनों लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है, दोनों अभी आएंगी नीचे स्ट्रोमा में। और बेटा ये NAD और ये ATP अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पड़ा है, स्ट्रोमा में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NAD ATP रिएक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज आपका स्ट्रोमा में बनेगा, और ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड NAD ATP के रिएक्ट करने से। ग्लूकोज बनाने के लिए देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन एटम तो CO2 देगा, हाइड्रोजन एटम चाहिए ग्लूकोज को, हाइड्रोजन देगा NAD, और इस हाइड्रोजन को CO2 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी ATP देगी। तो डार्क रिएक्शन में सनलाइट का कोई रोल नहीं है। डार्क रिएक्शन को हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे डिटेल में। अब और चीज देखें बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले ये एक ही इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये एक्साइटेड कितनी बार हुए बेटा, 2 बार हुए। सेम इलेक्ट्रॉन 2 बार एक्साइट हुए, एक बार यहां पे हुए फोटोस्टम 2 पे हुए एक्साइटेड, फिर से लोग साइड लेवल आए, अगेन ये सेम इलेक्ट्रॉन दोबारा भी एक्साइटेड हुए, दोबारा इसको किसने एक्साइटेड किया, फोटोस्टम 1 ने, क्लियर बात। फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए ऊपर गए, तो इलेक्ट्रॉन सेम के सेम 2 बार एक्साइटेड होते हैं, 2 बार लो एक्साइटेड बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों हुए, ATP बनाने के, ये रीजन आपको पता चल गया, ये था लाइट रिएक्शन। अब एक और बात देखें बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ ये साइक्लिक था नॉन साइक्लिक, बेटा ये नॉन साइक्लिक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे ये फोटोस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन, जो पानी के इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले ये इलेक्ट्रॉन वापस दोबारा फोटोस्टम 2 के पास नहीं आते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं फोटोस्टम 2 के पास तो हाइड्रोजन NAD को मिलेगा ही नहीं। अगर NAD को हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज कभी बनेगा ही नहीं। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लाजमी है नॉन साइक्लिक होना। बात आ रही समझ में। अगर ये देखो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों वापस आ जाए फोटोस्टम 2 के पास तो ये तो यही साइकिल यहीं पे चलता रहेगा। CO2 बेचारी तभी ग्लूकोज बनाएगी जब इसको हाइड्रोजन एटम मिलेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे।
इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले फोटोस्टम 2 से वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन NAD थालिक्वाइड एसिड नीचे ले जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इलेक्ट्रॉन एक बार निकला फोटोस्टम 2 से वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या इसको दूसरे नाम से कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को दूसरे नाम से कहते हैं जेड स्कीम, जिगजैग। अब ये देखो ये चेन कैसे बनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जेड की तरह होती है, जेड की तरह, ये जेड की तरह, जेड नहीं होता ऐसे, जिगजैग शेप की, ऐसे जिगजैग। जिगजैग क्यों हुई? ड्यू टू हाई एक्साइटेड लेवल, लो एक्साइटेड लेवल, हाई एक्साइटेड लेवल, लो एक्साइटेड लेवल। इस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं जिगजैग या जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब एक बात याद रखना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है इसमें क्या बनी? दो चीजें, NAD और ATP। अब कभी कभी बेटा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है जिसको कहते हैं साइक्लिक। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हर तीसरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है उसके बाद होता रहता है। अब एक बात थोड़ी ध्यान दें बेटा, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ये आपको टॉपिक थोड़ा कल समझ में आएगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। एक ग्लूकोज को बेटा बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 12 NAD चाहिए, ठीक है। अच्छा, ATP कितनी चाहिए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए? 18। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहां से एक NAD बना, तो यानी कि यहां पे होगा क्या, 12 पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे और 12 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा और 12 NAD बनी, ठीक, 12 NAD बनी। चलो ये 12 NAD जाके ग्लूकोज को बनाएंगे। 12 बार जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो 12 ATP बनेंगी। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक ATP बनता है, एक NAD बनता है। अब ये 12 पानी के मॉलिक्यूल टूटे तो माना 12 बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, 12 ATP बनी है, 12 NAD बनी। अब यहां पे देखें बेटा, ATP और NAD बराबर की बनी है ना, 12 पानी टूटे, 12 बार ये लाइट रिएक्शन हुआ, 12 बार ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, 12 ATP बन गई, 12 NAD। ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP चाहिए, तो नुकसान हो रहा है 6 ATP का। बात आ रही समझ में? 12 NAD तो बन गई भाई 12 पानी के टूटने से, और 12 ATP बन गई। ग्लूकोज की डिमांड है भाई 18 ATP, 6 ATP की आप नीड कहां से पूरी करोगे? ये नीड हम पूरी करेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जरिए। बात आई समझ में? तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अब यहां पे होगा। यहां पे होगा क्या, ये देखो ये फोटोस्टम 1 है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आए जो यहां से फोटोस्टम 2 से आए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा फेरस सल्फेट के पास, फेरस सल्फेट आगे देगा इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, अब ये फेरिडॉक्सिन जो है, ये देखें ये फोटोस्टम 1 है। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से समझते हैं, इसको ऐसे, ये चीज थोड़ी सी मिटाते हैं ताकि आपको टॉपिक थोड़ा सा अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्लोरोप्लास्ट को बनाते हैं थोड़ा। बेटा देखिए मेरे बच्चे, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, ये थाइलेकॉइड थोड़ी सी बड़ी बनाती है, ये एक ही थाइलेकॉइड बनाते हैं, ये थाइलेकॉइड है। ये देखो ये आपका फोटो सिस्टम है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 है। इसने सनलाइट एब्जॉर्ब की, पानी तोड़ा, XYZ, यहाँ से पानी के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थाइलेकॉइड के ऊपर, ठीक। यहाँ पे इसका प्राइमरी एक्सेप्टर आया था फियोफाइटिन, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आया, इसको यहाँ पे उठाने वाला कौन था? प्लास्टोक्विनोन। फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उठाने वाला कौन था? यहाँ पे उठाने वाला था आपका साइटोक्रोम। फिर इलेक्ट्रॉन को उठाने वाला यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था प्लास्टोसियानिन था, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया लोग साइटोक्रोम, यहाँ पे फिर से पिगमेंट का गुच्छा, इसका नाम है फोटोस्टोम 1। फोटोस्टोम 1 भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। अच्छा, यहाँ पे एक और एक्सेप्टर आया फोटोस्टोम 1 का, जिसका नाम है फेरस सल्फेट। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर थाइलेकॉइड लेयर पे पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, ये आया फेरस सल्फेट, फिर से इलेक्ट्रॉन लोअर साइड लेवल आया, तो यहाँ पे आया फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन बाद आया NAD। अच्छा, इस NAD ने ले लिए दोनों इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ पे था बेटा, ये पड़ा ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, और पानी ये टूटा यहाँ अंदर ल्यूमिन में, पानी का इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऑक्सीजन निकल गया, वेस्ट, प्रोटॉन ये पड़े अंदर ल्यूमिन में, क्लियर। अब ये प्रोटॉन को ये पंप करता है, ये पंप करता है, ऐसे प्रोटॉन आ गए स्टोमा में, और यहाँ पे ATP बनती है, और ये प्रोटॉन यहाँ स्टोमा में पड़े, और इस प्रोटॉन को उठाता है NAD। तो NAD कितनी बनी? 12। जब 12 पानी टूटेंगे तो 12 NAD बनी, 12 ATP बनी। अब मसला ये है कि ATP 6 की कमी है ग्लूकोज बनाने के लिए। 6 की कमी कैसे पूरी जाएगी?
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के जरिए। अब होगा क्या, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है फोटोस्ट्रम 1 का, ये जाएगा फेरसल का, फेरस का फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन अब ये इलेक्ट्रॉन एनएडी को नहीं देगा, फेरिडॉक्सिन वापस आएगा और ये फेरिडॉक्सिन बेटा ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको प्लास्टोक्विनोन को। समझ आ रही बात, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है। अब यहां पे होगा क्या, ये आपका है, इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है प्लास्टोसियानिन, और ये रहा आपका ये मॉलिक्यूल जिसका नाम है आपका फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन बेटा ये भागता हुआ वापस आएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से गया ये फिर वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है सेम। फेरिडॉक्सिन जो है ये आएगा वापस, ये देखो ये वापस आया, ये आया फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन दे देगा वापस प्लास्टोक्विनोन को। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो यहां से पहले से गुजर चुका है, दोबारा इलेक्ट्रॉन आ गया प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम देगा पीसी को, पीसी अगेन ये सेम इलेक्ट्रॉन देगा फोटोस्ट्रम 1 को। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था फोटोस्ट्रम 1 से वापस दोबारा आ गया, इसको कहेंगे साइक्लिक फास्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फास्फोरिलेशन याद रखना बच्चा तब होता है जब क्या होती है, एटीपी लो हो, 18 एटीपी बजाय 12 बन जाए, और आपके एनएडी हाई हो यानी कि 12 हो, एनएडी 12 हो, एटीपी 12 हो, 6 एटीपी का फर्क है वो हम पूरा करेंगे। तो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर से एनर्जी देगा और उससे फिर से एक एटीपी बनेगी। ऐसे ये हर 12 में से 6 बार नॉन साइक्लिक होती है। 18 जो एटीपी बनती है, 18 में से 12 एटीपी बनती है नॉन साइक्लिक के जरिए, 6 एटीपी बनती है साइक्लिक के जरिए। और साइक्लिक प्रोसेस में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, वो फोटोस्ट्रम 1 इन्वॉल्व है। और साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, देखो फोटोस्ट्रम 1 इन्वॉल्व है, फिर फेरिडॉक्सिन, फिर आपका आगे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसियानिन, ये होते हैं इन्वॉल्व आपके साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। साइक्लिक क्यों हुआ, एटीपी को बनाने के लिए, ताकि 6 एटीपी और पैदा हो, 6 बार ये साइक्लिक होगा जिसके अंदर 6 और एटीपी बनेगी। अब 18 एटीपी बन गई है, 12 एनएडी बन गई हैं। अब 18 एटीपी 12 एनएडी जाएंगी नीचे, CO2 के साथ मिलेंगी और मजे से ग्लूकोज बनेगा। इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, जो कि हम कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज बेटा रह गई है, वो ये कि बुक्स में लिखा हुआ है कि 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं अपनी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो 4 कॉम्प्लेक्स माना बड़े बड़े मॉलिक्यूल कौन से हैं, एक होता है आपका फोटोस्ट्रम 1, दूसरा है फोटोस्ट्रम 2, 2 बड़े ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स होता है इसका नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये 3 कॉम्प्लेक्स हुए। चौथा कॉम्प्लेक्स ये है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। तो टोटल 4 कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारे कैरियर प्रोटीन या पिगमेंट आपस में गुच्छे की फॉर्म में हो। तो आपके थाइलेकोइड में 4 बड़े गुच्छे होते हैं, कौन से, एक होता है फोटोस्ट्रम 1, एक होता है फोटोस्ट्रम 2, ये 2 हुए। तीसरा ये होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम, चौथा ये होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। इसके अलावा आपका फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसियानिन, फेरस सल्फेट, फेरोडॉक्सिन, इन 1 2 3 4 5 इन 5 को हम कहते हैं मोबाइल कैरियर। क्या कहते हैं, मोबाइल कैरियर। तो ये आपकी चीजें थी। इसके अलावा बेटा एक और चीज है, प्लास्टोक्विनोन जो है ये ड्यूअल नेचर का है, स्पेशल काम करता है, 2 काम करता है ये। एक काम तो इसका ये कि इलेक्ट्रॉन को आगे देना साइटोक्रोम को, एक और काम एक और काम इसका है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा करना। कैसे देखें, आपका ये प्रोटॉन जो बाहर निकला है, जिसको एटीपी सिंथेस ने बाहर निकाल रहा है बेटा, इस प्रोटॉन को ये प्लास्टोक्विनोन जो है ये देखो ये प्रोटॉन को पंप करेगा अंदर ल्यूमिन में, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो सके साइकिल के टाइम। ये प्रोटॉन जो है इसको ये आपका इसको थोड़ा सही बनाते हैं। ये देखो ये आपकी थाइलेकोइड लेयर है बेटा, ये आपकी थाइलेकोइड लेयर है, ये रही थाइलेकोइड लेयर, और ये रहा प्लास्टोक्विनोन, ये रहा आपका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, आगे ये रहा आपका प्लास्टोसियानिन, और ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को बाहर निकलता है, ये प्रोटॉन आ गए आपके क्लोरोप्लास्ट की कहाँ, स्ट्रोमा में। इस प्रोटॉन को पंप करता है अंदर ये प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेगा अंदर लाएगा ल्यूमिन में, ये ल्यूमिन है, इस ल्यूमिन में ऑलरेडी प्रोटॉन बहुत पड़े हैं पर और ज्यादा ये प्रोटॉन लेगा। अगर प्रोटॉन यहाँ पे लो हो जाएंगे तो मसला होगा, एटीपी बनेगी ही नहीं, क्योंकि एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एटीपी बनाएगा ही किस पे, इसकी शर्त है मुझे चाहिए प्रोटॉन। क्लियर है बात। अच्छा, इसकी प्रोटॉन की डिमांड कौन पूरी करेगा,
एक तो पानी करेगा, पानी को तोड़ के प्रोटॉन की कमी पूरी की जाएगी। दूसरी कमी ये पूरी करेगा प्लास्टोक्विनोन, जो यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहे हैं बेटा ये स्ट्रोमा में, इसको प्लास्टोक्विनोन अंदर खींचेगा। तो प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा से ये प्रोटॉन अंदर लाएगा, ये प्रोटॉन अंदर आए, क्लियर। अब ये प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं तो प्रोटॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माना दो एनवायरनमेंट में डिफरेंस पैदा हो रहा है, एक एनवायरनमेंट स्ट्रोमा है, एक एनवायरनमेंट ल्यूमिन है। और ये डिफरेंस किसका पैदा हो रहा है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन यहाँ पे लो होते जाएंगे, यहाँ पे हाई हो जाएंगे, और इसी चीज को हम क्या कहेंगे कि प्रोटॉन यहाँ से मूव हो रहे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपका प्लास्टोक्विनोन एटीपी को यूज करके प्रोटॉन को अंदर पंप करता है, क्लियर है बात है। अच्छा आगे देखें, अब ये प्लास्टोक्विनोन जो है ये प्रोटॉन देगा आगे साइटोक्रोम को, फिर साइटोक्रोम ही प्रोटॉन को अंदर लाएगा ल्यूमिन में। बात ऐसे है, असल में होता क्या है, प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन लेगा, ये यूं समझो स्ट्रोमा से, फिर ये आगे देगा ये प्रोटॉन साइटोक्रोम को। तो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देता है, प्रोटॉन भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देता है, और ये साइटोक्रोम जो है ये प्रोटॉन को ये अंदर पंप करता है, ये आपकी यूं समझो ल्यूमिन है उसमें। फिर ये प्रोटॉन को आगे पंप करेगा, ये होता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो कि पंप करेगा प्रोटॉन, जिससे एटीपी बनेगा। यही था आपका ओवरऑल लाइट रिएक्शन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, ये दो स्टेप है फोटोसिंथेसिस के। बेटा ये दो स्टेप ये बताने वाला कौन है, साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल इस बंदे ने बताया था कि आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये डिपेंड है दो स्टेप पे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन थालेकट भी हुआ है, जहाँ पे बेटा क्या हुआ, पानी यूज हुआ, उस पानी से एटीपी एनएडी बना, यही था आपका लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, वाटर थे, सनलाइट था, पिगमेंट से ये सारा जबेला हुआ एटीपी एनएडी बनी। अब यही एटीपी एनएडी जाके CO2 के साथ रिएक्ट करेंगी, डार्क रिएक्शन शुरू करेंगी और ग्लूकोज बनेगा। लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बना है, लाइट रिएक्शन सारा डिपेंड करता है लाइट पे। और लाइट रिएक्शन भी कहाँ होता है, डे के टाइम, दिन के टाइम। डार्क रिएक्शन भी दिन के टाइम होता है। और लाइट रिएक्शन सारा का सारा कहाँ पे हुआ है, थालेकॉइड पे, थालेकॉइड पे, थालेकॉइड पे, थालेकॉइड पे। लाइट रिएक्शन को दूसरे नाम से हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये सारे थे स्टेप आपके। और कोई क्वेश्चन और सवाल हो तो बेटा कमेंट में लिख लेना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा और दूंगा भी। 5 सेकंड ये वीडियो पास करता हूं ताकि आप इसकी शॉट ले सको। बड़ा कुछ 5 सेकंड के लिए एक और एक्स्ट्रा वीडियो में बना रहा हूं ताकि लाइट रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब ये देखें, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है, हमने पूरा क्लोरोप्लास्ट बना लिया है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या था, ये थालेकॉइड लेयर थी, ये देखो थालेकॉइड लेयर है। थालेकॉइड लेयर पे हम ओवरव्यू थोड़ा करते हैं। ये थे आपके फोटो सिस्टम, ये थालेकॉइड पे बहुत सारे पिगमेंट के ग्रुप थे, और ये एक दूसरा फोटोसिस्टम 2 था, और ये पिगमेंट का ग्रुप था। इस फोटोसिस्टम का नाम था फोटोसिस्टम 2, ये था फोटोसिस्टम 1। ये दोनों पिगमेंट थालेकॉइड पे पड़ी हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये आई सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी आई, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई फोटोसिस्टम 2 में। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन पहले मैग्नीशियम से निकले थे, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, ये ऊपर गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका कैरियर प्रोटीन आया था, और ये कैरियर प्रोटीन नहीं है, असल में लिपिड होता है, इसका नाम है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन लिए, फिर से ये इलेक्ट्रॉन लोअर सेटल आया, तो यहाँ पे इसको लिया किसने, थालेकॉइड लेयर के ऊपर, ये थालेकॉइड लेयर है, इसके ऊपर एक और प्रोटीन है और ये लिपिड है। ये बार बार प्रोटीन निकल जाता है मुंह में गलती से, ठीक है, ये लिपिड है आपका, प्रोटीन नहीं है, इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। फिर प्लास्टोक्विनोन ने आगे ये इलेक्ट्रॉन दिया किसको, एक और कैरियर प्रोटीन को। अब थोड़ा नाम सही आया ना, इस प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक और कैरियर प्रोटीन को, इसका नाम है प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन ने फिर इलेक्ट्रॉन दिए आगे किसको, फोटोसिस्टम 1 को। फोटोसिस्टम 1 फिर से सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, फिर से ही इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे देखो थालेकॉइड पे एक्साइटेड हुए, फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे उठाएगा एक और, यहाँ पे एक्सेप्टर होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये इलेक्ट्रॉन देगा आगे किसको, फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देगा आगे NAD को। अब ये NAD जो मॉलिक्यूल है ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा थालेकॉइड से। अब यहाँ पे पानी टूटा है ल्यूमिन में, यहाँ पे अंदर पानी टूटा तो पानी से ऑक्सीजन गैस निकला, एज ए वेस्ट पार्टिकल, ये तो निकल गया। बाकी बचा पानी का हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन ये दौड़ रहे हैं ऊपर। अब बाकी बचा प्रोटॉन, ये अंदर पड़ा है, देखो ये प्रोटॉन अंदर पड़ा है ल्यूमिन में। ल्यूमिन माना थालेकॉइड लेयर का अंदर वाला हिस्सा, अंदर वाली कैविटी, उसमें ये प्रोटॉन पड़े हैं।
अब इस प्रोटॉन की एनर्जी ये गेन कर रहा है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है प्रोटॉन गेन कर रहे हैं। इसी एनर्जी के जरिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है, ये प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स ल्यूमिन से प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और ये प्रोटॉन देखो ये पानी में आ गया, ये आपके क्लोरोप्लास्ट का पानी वाला ऐसा है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पे पंप हुआ है प्रोटॉन, इसके नतीजे में क्या बना, एटीपी बनी, और इलेक्ट्रॉन जो दौड़े उसी से ये प्रोटॉन पंप हुए, उसके नतीजे में एटीपी बना। एटीपी बनाने वाला एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है। और एटीपी बना के कितने प्रोटॉन चाहिए, 3 प्रोटॉन। आखिर में ये एनएडी जो प्रोटॉन लेगा ये कहाँ से लेगा, स्ट्रोमा से लेगा। स्ट्रोमा से ले लिया एनएडी ने प्रोटॉन, बस। तो ये 2 चीजें बनी, एटीपी बनी यहाँ पे आपके थाइलाकॉइड पे, ये एटीपी बना, एक ये प्रोडक्ट बना, और आखिर में बना एनएडी, और एक वेस्ट प्रोडक्ट बना जिसका नाम है ऑक्सीजन। ये था आपका लाइट रिएक्शन पूरा। ऐसे लाइट रिएक्शन बड़ा, ये चीज यहाँ पे भी होती है, इस ग्रेनम पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जितने भी ग्रेनम होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, हर जगह पे ये सिलसिला चलता रहता है। हर जगह पे यहाँ पे फोटोस्ट्रम 2 है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, लो एक्साइट फोटोस्ट्रम 1 होता है, फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, फिर आखिर में आएगा एनएडी। ये सिलसिला हर जगह पे ऐसे चलता रहता है। क्लियर बात है। ये था लाइट रिएक्शन जिसमें एटीपी और एनएडी बना। अब ये एटीपी जो है ये वाला, ये एटीपी, ये एनएडी जो यहाँ पे डायरेक्ट लेयर पे बने लाइट रिएक्शन से। अब ये एटीपी और एनएडी दोनों आएंगे नीचे। नीचे क्या पड़ा है स्ट्रोमा में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एटीपी और ये एनएडी तीनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो एनएडी देगा हाइड्रोजन आपके इस कार्बन गैस को, और दोनों के बीच बांड बनाने की एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी देगा एटीपी। तो कितने एटीपी चाहिए, 18। कितने कार्बन से चाहिए, 6। कितने एनएडी, 12 एनएडी, 18 एटीपी, 6 CO2। ये सब जब मिलेंगे तब बनेगा आपका एक ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा में। इस प्रोसेस को कहेंगे डार्क रिएक्शन, जो डिटेल में हम अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। एक और चीज बेटा शायद मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, वो ये फोटोस्ट्रम 2 जो होता है, इसमें 4 फोटॉन यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। फोटोस्ट्रम 1 में 2 फोटॉन यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में।